अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परफेक्ट पावर सॉल्यूशंस। जैसा कि आपको मालूम है कि सोलर के हवाले से मैं नई नई वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और आपकी मालूमात में इजाफा करता रहता हूं। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, जो नए हजरात मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि इस तरह की नई वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो बिला तखीर मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो सनपात है कि गर्मी और सर्दी के मौसम में हमारे सूरज का क्या डायरेक्शन और क्या रास्ता होता है। सेकंड हम बात करेंगे टिल्ट एंगल के बारे में और थर्ड हम बात करेंगे एज़िमुथ एंगल के बारे में। इनके बारे में हम फ़र्दन फ़र्दन ब्रीफली बात करेंगे कि इनके क्या मकासद हैं और हम इनको किस लिए करते हैं, सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन के वक़्त इनका क्यों ख़्याल रखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सनपात के हवाले से। अब ये एक कंपास है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंपास के अंदर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा होता है वो नॉर्थ और ईस्ट का होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ईस्ट साउथ का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट का होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारा वेस्ट नॉर्थ का होता है। अब हमारे जो सूरज की जो डायरेक्शन होती है, गर्मियों में क्या होती है और सर्दियों में क्या होती है, इसके हवाले से हम नेक्स्ट स्लाइड में चल के देखते हैं कि हमारी जो है डायरेक्शन क्या होती है। आप देखें, इस स्लाइड के अंदर आप देखें कि यहाँ पे ये गर्मी का ग्राफ है सूरज का और ये सर्दी का ग्राफ है। अब इसमें गर्मी के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूरज जो तुलू होता है वो नॉर्थ और ईस्ट के क्वाड्रेंट से तुलू होता है और इसकी हाइट ज़्यादा होती है इसके ग्राफ की, और नॉर्थ और वेस्ट के क्वाड्रेंट में ये गुरूब होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सर्दी के मौसम में ये ईस्ट साउथ के क्वाड्रेंट से तुलू होता है और साउथ वेस्ट के क्वाड्रेंट में गुरूब होता है। तो होता ये है कि इस ग्राफ के अंदर जो डिस्टेंस होता है सूरज का गर्मियों के अंदर वो ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इसलिए हमारे जो गर्मियों के दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, और सर्दियों में जो इसका सूरज का जो डिस्टेंस होता है कर्व का वो कम होता है, इसलिए हमारे सर्दियों के दिन भी छोटे होते हैं। तो नेक्स्ट हम चल के देखते हैं, समझते हैं कि सोलर विंडो हम किसको कहते हैं और इसको कैसे हम जो है डिराइव करते हैं। तो देखें, ये हमारा जो ग्राफ है ये सूरज का ग्राफ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। अब यहाँ पे जो दिसंबर 21 में जो सूरज का सबसे कम ग्राफ होता है, सूरज का बहुत कम सफ़र होता है जिसको हम जिसलिए हम हर साल के 21 दिसंबर के दिन को हम सबसे छोटा दिन मानते हैं। और इसी तरह गर्मियों में 21 जून के जो दिन होता है उसको हम सबसे बड़ा दिन मानते हैं। इसकी क्या वजह होती है कि 21 जून में जो सूरज का जो सफ़र होता है वो ज़्यादा होता है, सूरज ज़्यादा हाइट पर होता है। और जो सर्दियों का 21 दिसंबर का दिन होता है इसमें सूरज का जो ट्रैवल होता है वो कम होता है, इसका ग्राफ सबसे छोटा होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक ड्राइव करते हैं सोलर विंडो, कि हमारी सर्दी के मौसम में सोलर विंडो क्या होती है और गर्मी के मौसम में सोलर विंडो पर क्या असर पड़ता है सूरज के ग्राफ के मुताबिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्दियों का जो ग्राफ है 21 दिसंबर का, इसमें हम यहाँ पे ये जहाँ सूरज का निशान बना हुआ है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ 9 बजे से हम सोलर विंडो लेते हैं 3 बजे तक। ठीक है। तो 9 से 3 इसलिए लेते हैं कि 9 से 3 सूरज की वो पोजीशन होती है जब आसपास की बिल्डिंग्स और दरख्तों का साया जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी जब सर्दी के इस सबसे छोटे दिन में जब सूरज तुलू होता है तो 9 बजे के टाइम सूरज की इस ऐसी जगह पोजीशन होती है कि वहाँ जो साया होता है, शेड होता है, आसपास अगर करीब कोई दरख्त या बिल्डिंग है तो उसको ख़त्म हो जाता है और वहाँ से हमारी जो सोलर जनरेशन है वो मैक्सिमम हो जाती है। और वो जनरेशन जो है 3 बजे तक चलती है और 3 बजे से फिर जो है सूरज ढलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी साउथ की तरफ जो है इसके ग्राफ की गिरानी होती है। तो इसलिए जो है इसका जो 3 बजे के बाद जब सूरज ढलता है तो सूरज बहुत नीचे होता है, तो आसपास की बिल्डिंग्स और दरख्तों का साया जो है वो फिर आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से 21 दिसंबर के बाद जो ग्राफ है वो दोबारा से उठना शुरू हो जाता है, यानी 22 दिसंबर से दोबारा सूरज का ग्राफ जो है वो उठना शुरू हो जाता है। और इसी तरह ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में फिर ये ग्राफ सबसे हाईएस्ट पीक पर चला जाता है। ठीक है। तो अब हम जो है इसको सोलर विंडो जो जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा सोलर विंडो जो है वो यहाँ इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चल के कुछ मजीद स्लाइड से हम मजीद सीखते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये पूरे साल का ग्राफ है।
जो हमारा सूरज है इसका पूरे साल का ग्राफ है। मान लेते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो सबसे छोटा ग्राफ आपको 21 दिसंबर का नज़र आ रहा है, और ये सबसे बड़ा ग्राफ जो है आपको 21 जून का नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके बीच में ये जो ग्राफ हैं, ये बीच के महीनों के ग्राफ हैं। 21 दिसंबर से ये ग्राफ देखें, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये वापस उठना शुरू हो गया है। और इसी तरह हमारे पूरे साल का ये शमसी का, सूरज का ये जो साइकिल है, ये चलता रहता है। तो अब नेक्स्ट चल के हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था टिल्ट एंगल। सोलर सिस्टम लगाते हुए हमें टिल्ट एंगल का ख्याल क्यों रखना पड़ता है और ये क्या होता है, इस पर अब हम बात करते हैं। अब देखें, अगर हम एंगल की बात करें तो हमेशा दो प्लेन के बीच में एंगल बनता है। तो पहले प्लेन को हम एक्स प्लेन कहते हैं और दूसरे प्लेन को वाई प्लेन कहते हैं। एक्स प्लेन से वाई प्लेन हमेशा वर्टिकल होता है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है जी। अब ये सामने आपके सोलर पैनल पड़े हुए हैं, जो कि एक्स प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हैं, ये ज़मीन के ऊपर बिल्कुल पड़े हुए हैं। तो इस सूरत में इन पैनल्स का जो टिल्ट एंगल है वो ज़मीन से 0 डिग्री का है, ठीक है, यानी एक्स प्लेन से 0 डिग्री का है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि इसका टिल्ट एंगल कैसे बनता है। नेक्स्ट ये है कि देखें, हॉरिजॉन्टल प्लेन से हमने पैनल्स की एक साइड को जब उठाया तो ज़मीन का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और जो सोलर की जो पिच है, जो बेस लाइन है, इसके दरमियान जो एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं टिल्ट एंगल। अब हम देखते हैं, टिल्ट एंगल आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इस टिल्ट एंगल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखें, एक्स प्लेन के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर लेटे हुए पैनल पड़े हुए हैं। अब अगर हम इस तरह पैनल को लिटाते हैं तो सूरज की जब इस पे रेस पड़ती हैं, शुआ पड़ती है सूरज की इस पे, तो क्योंकि तिरछी शुआएं होती हैं, तो तिरछी शुआओं की वजह से जो पैनल के ऊपर जब शुआ पड़ती है और पैनल स्ट्रेट होता है, तो ये शुआ जो है पूरी जो है अपने अंदर पैनल जज्ब नहीं कर पाता, ठीक है। कुछ शुआओं का हिस्सा जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है वापस। तो इस वजह से हमें सोलर पैनल की मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं मिलती। सोलर पैनल लगाने का मकसद ये होता है कि हम उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल कर सकें। तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, पैनल को टिल्ट करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये पैनल जो है वो टिल्ट हो जाएगा, तो इस रेस का पैनल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं कि जैसा कि हमने पैनल को टिल्ट कर दिया है, ठीक है, टिल्ट एंगल के होने की वजह से वो जो तिरछी शुआएं आ रही थी, उन शुआओं का जो एंगल पैनल से बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, बिल्कुल अमूदी शुआएं हैं। जब शुआएं सूरज की बिल्कुल अमूदन पड़ती हैं पैनल के ऊपर, तो वो पैनल जो है मुकम्मल शुआओं को अपने अंदर जज्ब करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक को देखते हैं कि हमारा जो है ऑप्टिमम टिल्ट एंगल क्या होना चाहिए। अब यहाँ तक समझ में आने के बाद आपके जहन में ज़रूर ये सवाल पैदा हुआ होगा कि हमारे पास जो है कितने डिग्री का टिल्ट एंगल होना चाहिए जिस पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। तो जैसा कि आपने सबसे पहले टॉपिक में समझा था कि विंटर और समर के अंदर जो सोलर की जो डायरेक्शन होती है उसके ग्राफ की, वो चेंज होती रहती है, महीने महीने के हिसाब से भी चेंज होती है और सीजन के हिसाब से भी चेंज होती है। तो अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि हम कौन सा ऐसा एवरेज एंगल रखें फिक्स स्टैंड की सूरत में कि उस पर हमें जो एवरेज एफिशिएंसी है ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं एवरेज एफिशिएंसी का जो है आपसे जो है वो बात कर रहा हूँ। एवरेज एफिशिएंसी का मकसद ये है क्योंकि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है सोलर की जब मिलती है, जब हम सूरज की रेस को हर हाल में पैनल के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर रखें। तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर वक्त सूरज से 90 डिग्री का एंगल हम पैनल से बना के रखें। उस सूरत में ऐसा मुमकिन नहीं है जब हम फिक्स स्टैंड बना रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ 3 किस्म के स्टैंड होते हैं। पहली किस्म का स्टैंड होता है सोलर ट्रैकर स्टैंड। सोलर ट्रैकर स्टैंड क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली सूरज से पैनल्स की जो रेज होती हैं उनका एंगल 90 डिग्री के एंगल बना के रखता है। अब उसमें दिक्कत क्या है, मसला क्या है कि जो सोलर ट्रैकर स्टैंड होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हर बंदा उनको अफोर्ड नहीं कर पाता। दूसरे नंबर का जो स्टैंड होता है वो मूवेबल स्टैंड होता है, मैनुअल मूवेबल स्टैंड होता है। मैनुअल मूवेबल स्टैंड में ये होता है कि वो सीजन टू सीजन हम उसका एंगल चेंज कर सकते हैं।
तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सीजन टू सीजन हम अगर मैनुअल स्टैंड पर बनाते हैं तो सीजन टू सीजन हम उनको किस एंगल पे रखेंगे, और अगर हम तीसरे दर्जे का स्टैंड यानी फिक्स स्टैंड बनाते हैं, जो कि यहाँ पे ज्यादातर लोग फिक्स बनाते हैं क्योंकि जो पहले दर्जे का और दूसरे दर्जे का स्टैंड है हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो फिक्स स्टैंड बनाने की सूरत में क्या ऑप्टिमम एंगल होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस बता रहा हूँ जिससे हम लैटिट्यूड मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज एंगल होता है जिस पर हमें एवरेज जो है पैनल की एफिशिएंसी लेनी होती है सालाना, उसके लिए हम फिर ऑप्टिमम एंगल रखते हैं, और ऑप्टिमम एंगल बेसिकली लैटिट्यूड एंगल होता है जो कि जीपीएस लोकेशन के हिसाब से जमीन के हर एरिया का लैटिट्यूड एंगल डिफरेंट होता है। अब उस डिफरेंट लैटिट्यूड एंगल को हम किस तरह मालूम करेंगे, उसके लिए मैं आपको ये वेबसाइट एड्रेस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप अपने वेब ब्राउजर पर जाएंगे, अगर आपने अपने एरिया का मालूम करना है globalsolaratlas.info आप उस पर लिखेंगे और एंटर करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आएगा। आपके सामने ये ग्लोबल सोलर एटलास की वेबसाइट खुल जाएगी। जब वेबसाइट खुलेगी तो यहाँ पे एक सर्च बार के अंदर आप अपने एरिया का नाम लिखेंगे। जब आप अपने एरिया का नाम एंटर करेंगे, जैसा कि मेरा एरिया गुलशन मेमार है, मैंने गुलशन मेमार इसमें एंटर किया है, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक और आपके पास पेज खुलेगा जो इस तरह का होगा। मैंने उसका सिर्फ शॉर्ट स्लाइड ले लिया है जो काम का है, जिसपे आपको समझाना मकसूद है, वैसे ये पूरा आपके पास एक व्यू खुलेगा। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे साइड पे इस मैप के बराबर में आ रहा होगा चेंज पीवी सिस्टम। अब इस चेंज पीवी सिस्टम में आप जाएंगे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ये रेजिडेंशियल, स्मॉल रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल, इस तरह के जो है ना आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे। तो आपने अगर रेजिडेंशियल लगाना है, स्मॉल रेजिडेंशियल यानी छोटे घर के लिए लगवाना है सिस्टम 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, तो उसके लिए आप वहां से स्मॉल रेजिडेंशियल सिलेक्ट करेंगे। स्मॉल रेजिडेंशियल सिलेक्ट करने के बाद आप उसको बताएंगे कि 1 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, आप 2 किलोवाट का लगा रहे हैं, XYZ कितने किलोवाट का जो लगा रहे हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया था 5 किलोवाट का, जैसा कि आपको ये नीचे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपको 5 किलोवाट नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपको जो बीच में दो चीजें बता रहे हैं, देखें, एजिमुथ एंगल ऑफ पीवी 180 डिग्री बता रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि एजिमुथ एंगल होता क्या है, और टिल्ट एंगल यहाँ पे डिफॉल्ट बता रहे हैं 28 डिग्री। 28 डिग्री जो है बेसिकली लैटिट्यूड एंगल है, जो अगर हम फिक्स स्टैंड बना रहे हैं तो उसमें हम 28 डिग्री रखेंगे ताकि हमें थ्रू आउट द ईयर 12 महीने का जो एवरेज एफिशिएंसी है वो एवरेज मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एवरेज मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो कि तकरीबन 60 to 65% बनता है। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा फिक्स स्टैंड बना रहा है और 28 डिग्री का एंगल रख रहा है उस स्टैंड का, तो वो ये ना तसव्वुर करे कि मुझे 90% एफिशिएंसी मिलेगी, उसको हमेशा 65 to 70% एफिशिएंसी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। अगर मैक्सिमम 90 प्लस एफिशिएंसी लेनी है तो सोलर ट्रैकर स्टैंड लगाना पड़ेगा, और अगर 80 प्लस एफिशिएंसी लेनी है तो आपको मूवेबल मैनुअल स्टैंड लगाना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं कि एजिमुथ एंगल क्या होता है। बेसिकली जो एजिमुथ एंगल होता है वो फेसिंग एंगल होता है पैनल का जो हम रखते हैं। तो ये होता क्या है, बेसिकली एजिमुथ एंगल होता है कंपास की वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन से सूरज की शुआएं जो है वो पैनल के ऊपर पड़ रही होती हैं, इसको एजिमुथ एंगल कहते हैं। और हमेशा आप कंपास के जरिए अगर मैं आपको समझाऊं तो नॉर्थ साइड का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और ईस्ट साइड का 90 होता है, साउथ का 180 होता है, और वेस्ट का 270 होता है। तो अब एजिमुथ एंगल को कैसे समझेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख रहे हैं कि सूरज जो है हमेशा ईस्ट से तुलू होता है। तो जो सोलर की हाइट होगी, सूरज की हाइट होगी, उसका हम वर्टिकल लाइन लेंगे और उसको अगर हम ओरिजिन की तरफ लाएंगे, जो एंगल बनेगा नॉर्थ से, जो भी एंगल बनेगा उसको एजिमुथ एंगल बोलेंगे। अब ईस्ट से वेस्ट सूरज जाते हुए एजिमुथ एंगल भी दिन भर चेंज होता है, लेकिन हमें कौन सा एंगल एजिमुथ एंगल सूट करता है, हमें एवरेज एजिमुथ एंगल सूट करता है, क्योंकि सोलर की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट होती है हमेशा, और सोलर का जो ट्रैक बनता है उस ट्रैक का झुकाव जो है हमेशा साउथ की तरफ होता है। तो इसलिए हम जो सोलर का एंगल रखते हैं, एजिमुथ एंगल रखते हैं, वो साउथ में जो एवरेज एंगल बन रहा होता है वही रखते हैं, और जो साउथ फेसिंग एंगल है एवरेज वो 180 डिग्री है। तो हमेशा पैनल्स को
ज़्यादा से ज़्यादा सोलर विंडो हासिल करने के लिए हम जो रखते हैं वो साउथ फेसिंग पर रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं कुछ इमेजेस के ज़रिए आपको समझाऊंगा कि ये हमारा जो है वो कंपास है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हम अगर किस तरह फेसिंग करें तो क्या हमें एफिशिएंसी मिलेगी। अब देखें फॉर एग्जांपल, इसमें आपको सही रीज़न समझ में आ गई कि हम साउथ की तरफ क्यों रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं पैनल की जो फेसिंग है वो मैं ईस्ट की तरफ रखता हूं, तो होगा क्या कि यहाँ से जो सूरज है जब ईस्ट की तरफ चढ़ेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यानी फर्स्ट हाफ के अंदर हमें क्या मिलेगी, सूरज की मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। सेकंड हाफ में हमें सोलर की एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। अब सेकंड इमेज के अंदर आप देखेंगे कि अगर हम इस सोलर की फेसिंग जो है वो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ रखते हैं यानी हम वेस्ट की तरफ रखते हैं, तो होगा क्या कि जो फर्स्ट हाफ है इसमें हमें जनरेशन नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, ना होने के बराबर मिलेगी, और जो सेकंड हाफ है उसमें हमें जनरेशन मिलेगी। तो हमें इस तरह की फेसिंग चाहिए कि सोलर जो है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सोलर फेसिंग हो। तो वो जो फेसिंग हमें सूट करती है वो साउथ फेसिंग सूट करती है, क्योंकि हम डायरेक्शन जब फेस सोलर का साउथ फेस पे रखेंगे 180 डिग्री एजीमुथ एंगल रखेंगे, तो होगा ये कि हमें सूरज के तुलू होने से लेकर सूरज के ग़ुरूब होने तक इसकी मैक्सिमम सोलर विंडो मिलेगी। अब दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसा कि पहले टॉपिक में मैंने आपको सन का जो कर्व था वो मैंने बताया था कि सर्दी में छोटा कर्व होता है और गर्मी में बड़ा कर्व होता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो बड़ा कर्व है ये गर्मी का कर्व है। ठीक है, गर्मी के सीजन का कर्व है। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा छोटा कर्व ले लेता हूँ यहाँ से, जो कि सर्दी का कर्व है। तो अब यहाँ पे आपको सोलर विंडो जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा कि देखें यहाँ से यहाँ तक ये जो येलो कलर नजर आ रहा है, सूरज की रोशनी नजर आ रही है, ये समझ लो सर्दी के मौसम का कर्व है जो कि छोटा कर्व है। ठीक है, यहाँ पे सोलर विंडो फॉर एग्जांपल मैं तस्वीर करता हूँ यहाँ पे 9 बजे हैं और यहाँ पे 3 बजे हैं, तो 9 से 3 का हमें सोलर का कर्व मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें जनवरी फरवरी मार्च हम महीने बढ़ते जाएंगे और जून में जाएंगे तो ये सोलर विंडो इंक्रीज होती जाएगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एफिशिएंसी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। टिल्ट एंगल के हवाले से भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या टिल्ट एंगल रखते हैं सोलर का और क्यों रखते हैं, इसका मकसद क्या है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि टिल्ट एंगल का किसी को पता नहीं होता और उसके अगराज़ व मकासद पता नहीं होते कि टिल्ट एंगल और एज़िमुथ एंगल का मकसद क्या है। ज़्यादातर लोगों को मैंने अक्सर लोगों को ये भी देखा है कि वो प्लेन बिल्कुल सीधा बना देते हैं, यानी बड़े महंगे खर्चे करते हैं, फिक्स स्टैंड बनाते हैं लेकिन सीधा स्टैंड बना देते हैं। तो खुदारा इस चीज़ से बचें और सोलर की जो सही लगाने की साइंस है उसको सही साइंस पर लगाएं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद आपको अवेयरनेस देना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरा टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आगे आपको मिलती रहें। और लाइक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आगे मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मेहनत करूं। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त अब्दुल मालिक को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।